हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग CUET PG जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसका पेपर डिस्कस करेंगे। CUET PG फिजिक्स, ठीक है। 2023 में जो पेपर आया था उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। 2022 का हमने ऑलरेडी कर रखा है और यूट्यूब पे डाल भी रखा है, और 2023 का भी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द क्वेश्चन पेपर। 1 से 25 तो आपका जनरल क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो फिजिक्स का नहीं होता, तो वो आप कर लेना। बाकी जो फिजिक्स वाला पोर्शन है 26 से लेके 100 तक 75 क्वेश्चन जो फिजिक्स का आता है वो इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजनिंग। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, ठीक है, असर्शन रीजनिंग का, ठीक है। पहला देखो असर्शन क्या बोल रहा है, एक गिवन वेक्टर एफ इज इररोटेशनल इफ कर्ल ऑफ एफ इज 0, और रीजन बोल रहा है द वेक्टर एफ इज कंजर्वेटिव। देखिए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का तीन चीज आपको पता होना चाहिए। व्हेन यू हैव कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, इफ एफ इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, तो पहला तो ये है कि द कर्ल ऑफ एफ इज 0। एक सेकेंड, देखो if f is said to be conservative, if you have three things like the line integral of f around any closed loop is going to be 0 for any क्लोज लूप। हालांकि लूप तो हमेशा क्लोज्ड ही होता है, बट फिर भी एक लिखने का तरीका है तो हम लिख दे रहे हैं। बी है इफ एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। इफ एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फिजिक्स में है तो माइनस डेल फाई लिखेंगे, मैथ्स वाले डेल फाई लिखेंगे सिर्फ। इफ एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। और थर्ड चीज है कर्ल ऑफ एफ इज 0। अब इसमें एक चीज समझिए, अगर इन तीनों में से एक भी सही होगा तो बाकी दोनों भी होल्ड करेगा। मतलब कोई एक भी होल्ड कर रहा है तो बाकी दोनों होल्ड करेगा ही करेगा। प्रूव किया जा सकता है ये चीज। बात समझ में आ रहा है आपको। अगर सिर्फ कर्ल ऑफ एफ 0 है तो आई कैन ऑलवेज राइट एफ इज ग्रेडियंट स्केलर एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अराउंड ए क्लोज्ड लूप इज गोइंग टू बी 0। कोई एक चीज, मतलब तीनों स्टेटमेंट जो है इक्विवेलेंट है। All the three statements are equivalent, means if you are having one holding good तो वहां से बाकी दोनों डिराइव हो सकता है। मतलब एक भी सही है तो बाकी दोनों उसी से डिराइव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कर्ल ऑफ एफ इज 0 है तो वहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ इज कंजर्वेटिव, ठीक है, या दोनों भी एफ इज कंजर्वेटिव, कर्ल ऑफ एफ इज 0। तो ये ए और आर दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कंजर्वेटिव होगा तो कर्ल ऑफ एफ 0 रहेगा, कर्ल ऑफ एफ 0 होएगा अगर एफ कंजर्वेटिव है तो ये आ जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है जी, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे हम लोग, है ना, सिर्फ ये नहीं कि टिक मार्क कर रहे हैं, वो काम नहीं। ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। CUET क्वेश्चन यूजुअली सिंपल पेपर रहता है, थोड़ा भी अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आराम से क्रैक कर लेगा, बढ़िया मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टेटमेंट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इज, ये तो सही है, तो प्रॉपर्टी है नहीं सब, तो भाई ये सब प्रॉपर्टी है। अगर Z1 को हम लोग REI थीटा लिखते हैं और Z2 को से R1 EI थीटा में लिखा, और Z2 को तो Z1 बाई Z2 क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 E। तो आपका आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 क्या बना आपका, θ1 माइनस θ2, है ना। इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मतलब मॉडुलस बोलते हैं।
तो θ1 क्या है? दिस इज आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये तो सही है, ये भी सही है। कैसे सही है? Z1 प्लस Z2, ये द प्रॉपर्टी Z कॉन्जुगेट। सो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, है ना? एंड conjugate will distribute over both Z1 and Z2. See if this will be नहीं, ऐसे आ जाएगा। ये क्या हो गया? ये मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर हो गया, ये मॉडुलस Z2 स्क्वायर हो गया। और ये क्या है? एक चीज समझो, Z is given by say a plus ib or x plus iy, then Z bar will be what? Z bar will be a minus ib. So if I add Z plus Z bar, what do you have? It is 2a. This is twice of real part of Z, or real part of Z is Z plus Z bar upon 2, right? Z plus Z bar is twice of real part. Or this is what? This is your a kind of like Z1, Z2, Z1, Z2 bar plus Z1, Z2 bar bar. Nahin? Is it not? So this is what? This is, I can write it as Z1 Z2 square, and this is Z1 Z2 bar plus Z1 Z2 bar bar. So using this property, I can say it is twice of real part of Z1 Z2 bar using this, right? So ये गलत हो गया ना? This is incorrect. This is incorrect. ये प्लस होगा यहाँ पे, है ना? तो 1 is correct, 2 is false. The correct one is this. ये प्लस रहता तो करेक्ट हो जाता, प्लस रहता तो करेक्ट हो जाता। समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर है? ओके, so C will be the correct answer. ये क्वेश्चन साइन Z, साइन Z क्या होता है? साइन Z इज Z minus so on. So which one is correct? This is correct. Yeah. Cos Z is one minus so on. So this is correct. And log of 1 by Z is Z minus and so on. So which one is correct? Ln 1 by Z is going to be which one? Zn by n. Yes, Zn by n. This is correct. कौन आ रहा है? A से A is going to 3, B is going to 1, D is going to 2. Yes, 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 yes. And C is going to 4. So this is correct. Yeah.
tan इनवर्स जेड का हमको ध्यान नहीं है, नेट पे देख लेना। ठीक है, ओके, सो वी आर डन आई थिंक, या ठीक है। C is correct. C is correct. C is correct. A is going to 3, B is going to 1, C is going to 4 and D is going to 2. Yes. ठीक है, क्लियर। एक्सपेंशन याद होना चाहिए, सीरीज एक्सपेंशन। इसमें तो मेरे लिए कोई सेवा नहीं है है ना। एडिशन करना तो कर लो, एडिशन क्या करें इसमें। ट्वाइस ऑफ ए क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए इज 4, 6, 2, every term gets multiplied by 2, all the terms get multiplied by 2। मतलब I think this is very easy, बट क्या है ना कि इजी क्वेश्चन करने में ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उसी में गलती भी कर बैठते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इफ इट इज इजी, डू इट वेरी सिंसियरली, क्योंकि इजी क्वेश्चन में ही ज़्यादा गलती हो जाता है अच्छे बच्चों का। 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 2 4 हो गया, 0 0 4। टू ए -3 भी है ना, देखो सही बोल रहे थे, सही में ही गलती, इजी में ही गलती हो जाता है। 3 से गुना करना था, 3 6 -3 0 -3 9। Commit a mistake, easy question, commit more mistake। 1 0 5 0 1 1। Yeah, so B is correct, B is correct answer। ठीक है, B आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलें, ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इसको। ये देखिए, the line integral per unit area along the boundary of a small area around a point in the vector field A is, line integral is given as this। If I use Stokes theorem, it is so this is what, curl of A into area, so curl of A is line integral per unit area, you can say curl is line integral per unit area। नहीं, यहां से आइडिया लग रहा है, कर्ल ऑफ इसका क्या आ गया, फॉर स्मॉल एरिया इट इज कर्ल ऑफ ए इंटू एरिया, एंड स्मॉल एरिया में तो कर्ल ऑफ ए ज़्यादा वेरी नहीं करेगा ना उस एरिया के ऊपर। ठीक है, इफ एस इज वेरी स्मॉल द कर्ल ऑफ ए कैन बी regarded as constant, so I can say curl of A is nothing but this upon area, right? Line integral per unit area is going to be curl of A, line integral per unit area is going to be the curl of A, curl of A, clear है? It is going to be the curl of A। Here again I don't have any role to play। A plus B plus C is what, B प्लस सी जोड़िए, फिर ए जोड़िए, या तीनों एक साथ जोड़ दीजिए, एक ही बात है। 1 3 और -1 3 हो गया, 7 1 8 हो गया, 2 4 6 -1 8 7। So nothing to do over here. Addition can be done anyways. You either add A plus B and then C, or you add B plus C and then A, or you add them together, no issue। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है।
what is the value of the divergence of R if R is a position vector? See, divergence is what? If you have a vector, say A, and A is say AX I cap, and AY J cap, and AZ K cap, then divergence of A is simply this. So you must learn this formula. Here you again R vector. So this is the component. So divergence of R will be what? यार AX. AX is here X. So इसका derivative with respect to X, which is 1. इसका derivative with respect to Y, which is also 1. And इसका derivative with respect to Z, this is also 1. So it is 3. So divergence of R is 3. Simplest question which you can have in vector calculus. काफी easy question है. ये देखो क्या बोल रहा है. If R is a position vector of any point on the surface S that encloses volume V, then R dot ds is. You can use पहली बात तो जब ds लिखते हैं तो डबल इंटीग्रल नहीं लिखते, है ना. सेम थिंग, ds वेक्टर लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है. ठीक है. So you can use Gauss divergence theorem. What is Gauss divergence theorem? Gauss divergence theorem says that if f is a vector function, if f is a vector function of position which is continuous and has got continuous first partial derivative at each and every point inside S, then that is written as divergence of f. This surface integral will convert into volume integral. So I can convert it into volume integral. So this is divergence of R d tau, and divergence of R is what? 3. अभी निकाला था हमने. इसको हम लोग this is what? This is volume. 3V. 3V. ठीक है? All right? ये देखो क्वेश्चन. An infinite long wire is stretched horizontally 4 meters above the surface of the earth. It has a charge 1 microcoulomb per centimeter of its length. The value of electric field at a point on the earth vertically below the wire. ये अर्थ सरफेस है मान लो. Like this, and we have a wire like this, right? And on this wire we have lots of charges, right? तो वायर की वजह से if you find the electric field due to this wire at a distance r from it, then the electric field का फार्मूला क्या होता है? ये होता है, याद भी रखिए इसको. ठीक है जी. लैम्डा इज चार्ज per unit length. So lambda is charge per unit length. How much is the charge? 1 microcoulomb on 1 centimeter. 1 centimeter means 10 to the power minus 2 meter. ठीक है. 10 to the power minus 6 coulomb over 10 to the power minus 2 meter. So this is going to be 10 to the power minus 4 coulomb per meter standard unit में. ठीक है. ओके. इसको 2 से गुना कर दे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है. 10 into 9 into 10 to the power 9, and twice of lambda is this, and r is 4. यहीं पे निकालना है ना r डिस्टेंस पे, अर्थ सरफेस पे. r is 4 meter.
So how much is the value? 4.5 × 10⁵ Newton per coulomb. C is the correct answer. फार्मूला याद रखिए, फार्मूला याद रखिए, क्लियर हो जाएगा, है ना। इजी क्वेश्चन है, फार्मूले सब याद होने चाहिए आपको, है ना। नथिंग इन दिस पेपर. Choose the correct sequence of four statements given below so that the phrase makes a complete sense. इसका क्वेश्चन CUET का ही स्पेशल है, और कहीं इस टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं आता है. आपको चारों अरेंज करना सो दैट यू हैव ए मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट. ऐसा अरेंज करो कि उसका कोई मीनिंग निकल पाए. तो क्या है देखो, देन द सेट ऑफ देन लगा हुआ है, तो ये स्टार्ट तो यहाँ से नहीं होगा ना, ठीक है. Given a point P in the rectangular coordinate, ठीक है, given a point P in the rectangular coordinate, we can associate a unique set of coordinate called the curvilinear coordinate of P. Then the set of equations connecting both are known as transformation of coordinate. So given a point P in the rectangular coordinate, rectangular मतलब Cartesian, we can associate a set of coordinate called curvilinear coordinate of P, then set of equation connecting both are known as transformation of coordinates. ठीक है ये. So we started from C, then went to B, and then to D, and then to A. C, B, D, A. Yes. C, B, D, A. It is talking about the transformation equation between Cartesian and polar. कार्टेशियन और पोलर के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का बात कर रहा है, ठीक है. मतलब अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई, तो इसके साथ हम एक कोऑर्डिनेट आर थीटा एसोसिएट कर सकते हैं. एंड देन द सेट ऑफ रिलेशन विच इज कोरिलेटिंग दीज टू कोऑर्डिनेट आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट. ओके, ठीक है, दैट्स गुड. ये देखिए 36 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है. जनरल फॉर्म ऑफ सेंट्रल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ओके, नोन एज इनवर्स पावर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, नॉट पावर लॉ, स्क्वायर लॉ. द फोर्स डिपेंड above इक्वेशन. देखिए, you must know this clearly. You have the central force, the general form of central force is this. Then the force is said to be attractive. If Fr is negative, in general true, and repulsive, सिर्फ इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए नहीं, इन जनरल, ठीक है. सो दिस इज योर एफ आर हियर, आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है. सो इफ सी इज पॉजिटिव, द फोर्स विल बी repulsive. If C is positive, the force will be repulsive. And if C is negative, the force will be attractive. Yeah. So A and C is correct. A and C is correct. In general true. ठीक है. Okay. ये क्वेश्चन देखिए. There are 3 planets in a circular orbit around a star at a distance a, 9 and 16a. At time t0, the star planets are in straight line. The period of revolution of the closest planet is t. How long after t0 will they again be in the same line? ये star है, ये the planet p1, ये the planet p2, and ये the planet p3. planet p1 जो है a डिस्टेंस पे है, planet p2 9a डिस्टेंस पे है, और planet p3 16a डिस्टेंस पे है. अब you must know
Kepler's third law, right? Kepler's third law. So T is proportional to R is the same major axis. या तो अगर P1 का टाइम पीरियड T है तो P2 का क्या हो जाएगा? P2 का क्या हो जाएगा? T इंटू कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स है ना. सो इट्स गोइंग टू बी 27T. एंड P3 का क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी T इंटू क्या हो जाएगा? 64T है ना, 64T. तो इसका T है तो इसका 27T हो गया और इसका 64T हो गया. तो इनका जो एलसीएम होगा, अभी ये स्ट्रेट लाइन में है, तो इनका जो टाइम पीरियड का एलसीएम होगा उसके बाद सब अपना अपना इंटीग्रल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे. तो आप क्या करो ना, T का 27T का और 64T का एलसीएम ले लो. इनमें कुछ भी मतलब वो तो है नहीं फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो कुछ है नहीं, तो इसका गुना ही करेंगे आप. तो गुना करेंगे तो आई थिंक 7 का 28 है, तो सी ही आंसर आएगा. ये 8 तो उसी में है लास्ट में, गुना करोगे तो क्या आएगा जी? 8 ही आएगा ना, लास्ट में 8 रहेगा, जो भी गुना होगा उसका 8 वाला तो एक ही फैक्टर है. सर गुना ही एलसीएम हो जाएगा कि कॉमन फैक्टर तो कुछ है नहीं ना. ये तो 3 गुने 3 गुने 3 है आएगा, 2 गुने 2 गुने 6 बार 2 करेंगे तब आएगा. कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है. तो मल्टीप्लिकेशन विल बी द एलसीएम. तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो ये तो 1 है, 27 गुना 64 करोगे, 27 गुना 64 तो 7 का 28, 8 होना चाहिए एंड में, तो सी ही आंसर होगा. गुना भी पूरा करोगे तो 1728 ही आएगा. क्लियर है? ये देखो, what will be the expression of moment of inertia what is the expression of moment of inertia of a rectangular lamina passing to one of the corner? देखो सेंटर के अबाउट अगर निकालोगे ना, इसके अबाउट तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ICM, that is 1/12 ठीक. अब आपको कह रहा है कि कॉर्नर के अबाउट निकालना है. कॉर्नर के अबाउट क्या हो जाएगा? आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी? ये डिस्टेंस मान लो D है सपोज करो. सो I अबाउट कॉर्नर is going to be ICM plus MD square. So ICM is this. फार्मूला है, याद रखिए, डिराइव भी कर सकते हो. और D क्या है? What is D? This is L/2 and this is B/2. So D is going to be L square by and B square by 4. तो MD स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4. तो एक तरह से 1/12 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा? 12 एलसीएम हो जाएगा. 1 और 3 4/12 1/3. सो M/3 ये आ जाएगा. दिस इज गोइंग टू द आंसर. आई लिखो इसको, ठीक है. This is going to the moment of inertia about the car. You can use parallel axis theorem. You know what is parallel axis theorem? ये देखो, मैच करना है. Green's theorem, Kepler's laws. Kepler's laws tells you the motion of planets. Sorry.
theorem of parallel and perpendicular axis is about moment of inertia. Newton's law is all about inertia. Newton's first law talks about inertia. Giron's theorem is about vectors. So A goes to 2, A goes to 2. So I think this is the only one where A goes to 2. Other we check. B goes to 4, C goes to 1, and D goes to 3. C is the answer. C is the answer. ठीक है, ये देखिए, the gravitational force between M1 and M2 is central force. Yes, gravitational force is central force. ये सही है. Non-central force नहीं, central force. Is always attractive. Yes. Repulsive no. Directly proportional or distance between, not directly proportional. If you have two masses, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, the force between these two is basically inversely proportional to a square of distance. So this is also incorrect. So what is correct? A and C. A and C is correct. A and C is going to be the correct answer. ठीक है? ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है. A bullet of mass 10 gram moving horizontally with speed of 500 meter per second passes through a block of wood of 1 kg, initially at rest on the frictionless surface. The bullet comes out of the block with 200 meter per second. What is the final speed of the block? देखो, there is a surface, right? And you have the bullet. It's going with 500 meter per second. मास क्या है? 10 ग्राम. एक ब्लॉक है जो कि रेस्ट पे है, 1 kg. This is before collision. What do you have after collision? ये 1 kg मास, बुलेट इसको पेनेट्रेट करके निकल चुका है. ठीक है, कुछ इसको मोमेंटम इम्पार्ट करेगा, तो इट विल हैव अ वेलोसिटी v व्हिच वी हैव टू फाइंड आउट. अब बुलेट यहाँ से निकल चुका है, कितना स्पीड हो गया निकलने के बाद? 200 मीटर पर सेकेंड, 10 ग्राम. ठीक है, दिस इज आफ्टर कोलिजन. वी कैन कंजर्व linear momentum. Linear momentum is conserved regardless of the type of collision, whether you have elastic or inelastic. Linear momentum is always conserved. ठीक है, तो we can conserve linear momentum. What is linear momentum after collision? 1 into v plus 10 ग्राम, इसको kg में करेंगे ना, 0.01 into 200. Before collision there is no momentum in 1 kg, it was at rest. तो सारा मोमेंटम तो बुलेट में ही है पहले, राइट. सो यहाँ v प्लस 2 और ये 5, सो v इज 3 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट, 3 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा. To be 3 meter per second. ये देखिए, what will be the spring constant of a spring if it is stretched 10 centimeter at a potential energy of 5600 joule? Potential energy of the spring is half kx square. So you have 5600 joule is the potential energy. We have to find k, and how much you have stretched? 10 centimeter, which is 0.1 meter. 0.01, right? So k will be what? इसको दुगना कर दो, 112, 100, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 जीरो और बैठ जाएगा. सो ये 1.12 इंटू 1 2 4 6. यस, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल. ठीक है, इट इज सिंपली ए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन.
work done in a gravitational field between 2 points does not depend on the path between these 2 points. It is true for all kind of conservative forces. सारे ही conservative force के लिए true है ये कि work done does not depend on the path. The field can be conservative, नहीं conservative. Field has to be conservative. ये conservative का ही property होता है, non-conservative में ऐसा नहीं होता है. Field has to be conservative, right? If work done does not depend on path, that means field has to be conservative. ठीक है, हाँ, ये तो B is correct. All right. ये देखो क्वेश्चन. Two bodies of different mass are moving in the same kinetic energy. Which one has greater momentum? ठीक है, तो अगर मान लो पहला बॉडी का मोमेंटम P1 है, मास M1 है, और दूसरे का P2 मोमेंटम है, मास M2 है. ठीक है ना? So what do you have? The kinetic energy P square by 2m. So you have P1 by P2 is simply M1 by M2. So higher is the mass, higher is the momentum. Lower is the mass, lower is the momentum. Right? Body of greater mass has greater momentum. Yes. Body of lower mass has got less momentum. Body of lesser mass, P is directly proportional to M. Right? हाँ. तो A सही आंसर आ जाएगा. Correct? ये क्वेश्चन देखो. If Earth suddenly contracts to half its radius, what would be the length of the day? देखिए, बात समझिए. अर्थ है ये रोटेट करता है, मान लो ओमेगा से रोटेट कर रहा है. तो अभी इसका देखो, रेडियस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाहर से तो कोई टॉर्क लगा नहीं, समझ रहे हैं आप? तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम. सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम बिफोर अ कॉन्ट्रैक्शन? इज 2/5 mr स्क्वायर. स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर था, सॉलिड स्फीयर का, इनटू ओमेगा. तो अगर रेडियस हाफ हो जाएगा तो इसका ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर जाएगा टू कीप लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम सेम. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी सॉरी क्या बोल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, तेजी से स्पिन करेगा. ठीक है, और कितना हो जाएगा ये? 4 गुना तेजी से घूमेगा. जितना टाइम लगाता है घूमने में वही लेंथ ऑफ द डे होता है. एक चक्कर जब अपने धुरी पे अपने एक्सिस पे लगा लेता है तो उसको लेंथ ऑफ डे वही होता है. 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है. तब वो 24 घंटा नहीं बल्कि 6 घंटे में चक्कर लगाए, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी उसका 4 टाइम्स हो गया है. एंगुलर वेलोसिटी का 4 टाइम्स हो गया है, तो उसको एक पूरा चक्कर लगाने में 1/4 टाइम लगेगा. पहले 24 घंटा लग रहा था, अभी 6 घंटा लगेगा. ठीक है, पहले 24 घंटा लग रहा था, अब 6 घंटा लगेगा. क्लियर है? ये देखो, एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम. व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? ओमेगा एफ इज ओमेगा आई प्लस अल्फा टी. रेडियन पर सेकंड में करना है तो इसको आरपीएम को तुम रेडियन पर सेकंड में करो. 1200 आरपीएम का मतलब क्या हो गया? 1200 गुने 2 पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है ये. तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन ट्रेवल करता है. ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, यानी 1200 गुने 2 पाई रेडियन इन 60 सेकंड. 1200 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक रिवॉल्यूशन में इतना रेडियन हो गया और 1 मिनट में इतना सेकंड हो गया. तो रेडियन पर सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है, तो कितना आ गया? जो भी आ गया. अब ओमेगा भी ऐसी हो जाएगा 3120 गुने 2 पाई अपान 60. ओमेगा आई क्या हो गया?
1200 गुने 2π/60 प्लस अल्फा टी। तो अल्फा टी क्या हो जाएगा? 3120 में 1200 घटाओ, 3120 में 1200 घटा दोगे तो क्या बनेगा? 1920। और 60 टाइम को भी इधर ले आओ, 16 सेकेंड, तो अल्फा आ जाएगा 6×3 18 और 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। सिंपल है ना। ये देखो, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म कोहेरेंट सोर्स आर प्रोड्यूस बाय फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या होता है? एक कोहेरेंट सोर्स होता है, ऐसे गया पीछे, एक सोर्स यहां से आ गया, पीछे एक सोर्स हो गया, रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है ना, ये सही है। लॉयड्स मिरर कोहेरेंस रिफ्लेक्शन, हाँ लॉयड्स मिरर यही होता है। ये लॉयड, ये हो गया, ये सोर्स हो गया, एक यहाँ से टकरा के गया और यहाँ डायरेक्ट गया, जो यहाँ से टकराया है उसका ये सोर्स एस डैश हो गया, ये दो कोहेरेंट सोर्स बनता है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इट इज रिफ्लेक्शन। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। पढ़ लो ये सब यार थोड़ा बहुत, है ना, ऐसे यही होता है जो बताए। ये देखिए, if two simple harmonic motion have an angular frequency of 440 and 396 radian per second superimposed, what will be the number of beats? पहले तो इसको हर्ज में कन्वर्ट करो, पहले तो इसको हर्ज में, बीट्स क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय f1 माइनस f2, ये ओमेगा में है ना, ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है f इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, 440 अपॉन 2 पाई माइनस 396 अपॉन 2 पाई, तो 440 माइनस 396 क्या बन जाएगा? 44 अपॉन 2 पाई, पाई को लिख दो 22/7, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, तो दो कट गया 7 beats per second. When I take pi as 22/7, which is not very correct, but ठीक है 7 beats per second हो जाएगा, ठीक है 7 beats per second. ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, what will be the separation between two coherent sources formed by biprism whose inclined faces makes an angle 2 degree with the base, the slit being 0.10 meter away from the biprism. देखो biprism समझो क्या होता है, biprism क्या होता है? biprism में you have two prism connected base to base, ये मान लो एंगल अल्फा है, अल्फा इज वेरी स्मॉल, वही 2 डिग्री दे रखा है, ठीक है। नाउ यू हैव अ लाइट सोर्स से एस हियर, ये लाइट सोर्स यहाँ फॉल किया, एक लाइट, एक यहाँ फॉल किया, ये ऐसे जाएगा बेस पे, ठीक है, और ये आपका ये S1 हो जाएगा, ऐसे ही जहाँ मिलेगा, these light appear to be coming from S1. Similarly, these light will appear to come from S2, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या बना? दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन एंड दिस डेल्टा इज हाउ मच? म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। अब ये डिस्टेंस दे रखा है, मान लो कि
डी इज द डिस्टेंस। तो ये डेल्टा हो गया एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज विल बी, या ए ले लो, ए इंटू डेल्टा, ये डेल्टा हो गया ना, तो ये ए हो गया, तो ए इंटू डेल्टा इज गोइंग टू बी दिस डिस्टेंस। सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी ए इंटू डेल्टा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, एंड डेल्टा इज, सो S1 S2 क्या हो जाएगा, S1 S2 इज सिंपली ट्वाइस ए इंटू डेल्टा, एंड डेल्टा इज मी माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो ए दे रखा है तुमको 0.1 मीटर, और म्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा, म्यू 1.5, सो 1.5 माइनस 1 0.5, एंड अल्फा इज 2 डिग्री, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया, तो पाई अपॉन 180 रेडियन 1 डिग्री में हो गया, तो 2 डिग्री में इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 इंटू 1 इज 0.5 इंटू 2 इज 1, ये कट जाएगा, 90 हो गया, ठीक है। तो पाई अपॉन 900, पाई आपका 3.14 होता है, ये मीटर में आ गया आंसर। मिलीमीटर में करोगे तो इतना मिलीमीटर हो जाएगा। 3.5 के करीब है, 9-27 होता है, और 440 और है ना, तो 440 मतलब 900/2, 3.5 मीटर आंसर आ जाएगा, 3.5 मिलीमीटर, 3.5 मिलीमीटर इज आंसर, ठीक है। 3.5 मिलीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ए ग्रेटिंग हैज 15 सेंटीमीटर ऑफ द सर्फेस रूल्ड विथ 600 लाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर, what is dispersive power of the grating at an angle theta equal to 60 degree in the first order? See, you have E plus D sin theta equals to n lambda. If I take derivative with respect to lambda, you have E plus D cos theta d theta by d lambda equals to n, and dispersive power is nothing but d theta by d lambda, amount of change in angular position with the change in wavelength, dispersive power is d theta by d lambda, and this is n upon E plus d cos theta। अब क्या बोल रहा है, 6000 लाइन पर सेंटीमीटर, मतलब E plus d क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 6000 स्लिट है, ये E plus d हो जाएगा तुम्हारा, नहीं, n आपका फर्स्ट ऑर्डर का बात कर रहा है, E plus d हो गया 10⁻² अपॉन 6000, तो 6000 ऊपर चल जाएगा, ठीक। और cos थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, cos 60 इज 1/2, cos 60 इज 1/2, 12,000 हो गया, और 2 शून्य और 10⁻² नीचे, 12 लाख हो गया, बारह लाख रेडियन पर मीटर। यही होगा यार, आंसर मैच नहीं कर रहा, बट मेरा आंसर सही लग रहा है, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है मेरा आंसर, ये सब गलत है, द आंसर विल बी 12 लाख। आप भी चेक करो, बट मेरा आंसर सही है,
यही होता है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा तो, बाकी आपको कुछ लगे तो हमको कमेंट करना, ठीक है, बाकी दिस इज द आंसर, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 51 क्या बोल रहा है, Lissajous figure of two rectangular SHM of equal frequency and phase difference of π/2। देखो इक्वल फ्रीक्वेंसी होगा और फेज जो है π/2, तो इलिप्स होगा। अगर एम्पलीट्यूड भी सेम होगा तो सर्किल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको अगर दो ऑसिलेशन दिया हुआ है, एक एक्स के लॉन्ग है और एक्स के लॉन्ग मान लो ये है, और वाई के लॉन्ग मान लो ये है, बी साइन ओमेगा टी, तो फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस π/2 से डिफर कर रहा है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, एंड दैट केस आई कैन राइट एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी विच इज 1। तो इन जनरल इट विल बी इलिप्स, इफ ए इज इक्वल टू बी इन दैट केस इट विल बी अ सर्कल। तो इसमें चूंकि एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम इसको इक्वल नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग इसको इलिप्स में टिक लगाएंगे। समझ में आ रहा है आपको ये चीज? आगे चलें, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फेज चेंज फॉर ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम पासिंग थ्रू ए ग्लास प्लेट विथ ए refractive index of glass plate is changed from mu naught to this. What is the phase change for a lighter wavelength 5000 angstrom passing through a glass plate if refractive index of glass plate is changed from mu naught to mu? इसमें यार देखो ग्लास प्लेट का थिकनेस का भी जरूरत पड़ेगा, ग्लास प्लेट का थिकनेस नहीं दे रखा है, तो इसमें इंफॉर्मेशन जो है ना मिसिंग है, इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। यू नीड टू नो द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट। अगर थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट मान लो दिया रहे, मान लो टी इज द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, इन दैट केस द चेंज इन पाथ, चेंज इन फेज चेंज बोल रहा है ना, तो आपका पहले म्यू नॉट था, अभी म्यू है, तो आपका जो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, म्यू टी माइनस म्यू नॉट टी, और इसमें 2π/λ करोगे तो आपका फेज चेंज आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस सॉरी थिकनेस देना पड़ेगा, थिकनेस देगा तो काम हो जाएगा, बात समझ लो। तो इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन दिस। ये देखो क्या बोल रहा है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर ए सिंगल स्लिट डज नॉट डिपेंड ऑन। देखो अगर कोई सिंगल स्लिट दे रखा है आपको, गिवन अ सिंगल स्लिट लाइक दिस इज ई एंड द fringes are like this, central ये कितना होता है, दिस एंगल इज लैम्डा बाई ई। सो क्या पूछा है, एंगुलर विड्थ पूछा है ना, सो एंगुलर विड्थ विल बी व्हाट, साइन थी, एक्चुअली दिस इज साइन थीटा इज लैम्डा बाई ई, साइन थीटा इज लैम्डा बाई। So this distance angular width will be what? This angular width will be sine inverse lambda by e, and on this side also you have sine inverse lambda by e. So the angular width is going to be twice of sine inverse lambda by e. देखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी what they are inverse c is lambda into nu, तो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, तो ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, और विड्थ ऑफ स्लिट पे भी डिपेंड कर रहा
एंगुलर विड्थ चूंकि बोल रहा है तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर यही लीनियर विड्थ बोलता ना आपको ये, तब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता, बिकॉज इन दैट केस दिस कुड हैव बीन डी इनटू थीटा, राइट। तो अभी एंगुलर विड्थ चूंकि बोला है तो इट विल नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा डज नॉट बोल रहा है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, ठीक है, ओके। ये देखिए रिसर्च फिगर में भी स्ट्रेट लाइन एक फेज डिफरेंस है 0 और पाई, 0 और पाई का फेज डिफरेंस होगा तो रिसर्च फिगर जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। पाई बाई 4 का फेज डिफरेंस होगा, then the ellipse figure will be oblique ellipse. If it is pi by 2 it will be ellipse, and if it is pi by 3 again it is oblique ellipse. तो 0 और पाई के केस में you have a research figure as straight line, मतलब आपका अगर x equals to से दिया है a sin omega t और y दिया हुआ है b sin omega t, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, you have y by x is b by a or y is b by a into x, so the research figure is going to be this straight line passing to center of course. अगर मान लो ऊपर प्लस पाई कर दो, पाई का फेज डिफरेंस है, then this will be a minus sin omega by t, माइनस a sin omega by t, तो ये माइनस हो जाएगा, तो उसके इसमें research figure is going to be this, ठीक है। So it's going to be straight line if phase difference is 0 or pi. Clear है? ये पढ़ लो यार, रिसर्च फिगर से काफी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब समझ रहे हो, रिसर्च फिगर से काफी क्वेश्चन पूछ रहा है ये लोग। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ I नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, देन व्हाट विल बी इंटेंसिटी स्लिट विड्थ इज डबल। स्लिट विड्थ डबल करेंगे तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, ठीक है, और एम्पलीट्यूड डबल होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स, ठीक है, इंटेंसिटी आपका 4 गुना हो जाएगा। ये देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यस, कांस्टेंट, नो, मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, यस, जीरो, नो, नेगेटिव, नो। तो जैसे कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे मान लो ये सिंपल पेंडुलम है, ऐसे क्या कहते हैं, एक साइड ले जाते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो जब आपने मीन पोजीशन पे आता है तो सबसे ज़्यादा आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, और जब एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है तो काइनेटिक एनर्जी गोज टू जीरो, एंड काइनेटिक एनर्जी नॉन नेगेटिव, सो इफ इट इज जीरो समवेयर इट इज मिनिमम, सो इट इज मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन सबसे ज़्यादा स्पीड से यहाँ मूव करता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। कॉन्स्टेंट तो होता नहीं है ना, पोटेंशियल ये चेंज कर रहा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर रहा होता है, क्योंकि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम जो है दैट इज शुड बी कांस्टेंट, जीरो कभी जीरो तो एक पोजीशन पे होता है, हमेशा नहीं होता, नेगेटिव तो कभी नहीं होता, ठीक है। सो ए एंड सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है देखो, बट ठीक है। ये क्या बोला है, A cross B is C, give me X and Y, so you can find it out very easily. A cross B is C, A cross B क्या होता है, A cross B is A cap, J cap, K cap, this is X, Y, 3, Y, X, 2, so this will be what? And this is equal to minus 5. Okay. So you have 2y minus 3xi, and here we have 3y minus 2xj, and you have x square minus y square k cap, and this is equal to minus 5i
ये वाला कॉम्पोनेंट 0 है, तो 3y इज इक्वल टू 2x, 3y इज 2x, तो बी पार्ट ही बी आंसर मैच कर रहा है इसमें, तो 3y इक्वल टू 2x में, है ना। 3y करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2x करेंगे भी 6 हो जाएगा। बाकी भी चेक कर लो, अगर यहाँ 2y माइनस 3x करेंगे तो 4, अब -9 -5 आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे 9 माइनस 4 5, ठीक है, ये बी आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, figures of Fraunhofer diffraction due to single slit. If first minima is obtained in directions shown, find the path difference between 1 and 2. मिनिमा ऑब्जर्व हो रहा है तो पाथ डिफरेंस इनके बीच में क्या होगा, मतलब फेज डिफरेंस, दे विल बी आउट ऑफ फेज, सो फेज डिफरेंस वुड बी पाई, सो पाथ डिफरेंस वुड बी लैम्डा बाई 2, वुड बी लैम्डा बाई 2, ठीक है, इट विल बी लैम्डा बाई 2, समझे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन ए गिवन क्वेश्चन, इसको थोड़ा साइलेंट कर देते हैं, सुबह सुबह भी देखो कॉल मचाता है लोग, ऐसा मोस्ट ऑफ द कॉल्स आर यूजलेस कॉल्स, मतलब जिस पर नाम आता है तो उठा ही लेते हैं, तो साइलेंट करता है, बहुत कॉल ब्लॉक कर देते हैं। इन ए गिवन क्वेश्चन चूज द करेक्ट सीक्वेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी था कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन वाला, देखो मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, इन सेंटेंस को मिला के मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। When the experiment was repeated for a number of times, it was found that charge determined in each case was integral multiple of elementary charge, which reveals the charge quantized. So when experiment was repeated number of times, then it was found that charge determined in each case was integral multiple of this, which reveals the charge quantized. So C is going to A and A is going to D and D is going to B. C is going to A is going to D and D is going to B. So this is correct. B is correct. B is correct. ठीक है, बी आपका सही आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ये देखो, ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन नहीं है ना। देखो क्या बोला, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दैट इट कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। यस, गुड। द डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट given point is the direction in which energy is transmitted. ये वेव इन फ्री स्पेस में ऐसा होता है, तो सही है, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ईएम वेव एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है और डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव जो होता है उसी डायरेक्शन में एनर्जी, क्योंकि जब पॉइंटिंग वेक्टर होता है ना, द पॉइंटिंग वेक्टर लाइज इन डायरेक्शन ऑफ एन कैप, राइट, ये हम लोग निकालते हैं। ओके, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है, द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ प्लेन वेव इज 1 एम्पियर। मैग्नीट्यूड ऑफ ई, क्या बोल रहा है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, कुछ एरर देखने दो। ऑफ के बाद कुछ मिस कर गया है इसमें ना, 61वां क्वेश्चन में। एच
What will be magnitude of E? देखिए E by H is intrinsic impedance of free space, which is 377 of this. So E will be what? Hz naught. So I think this is correct answer. ठीक है, ये सही आंसर है 377. ओके, इसे प्रॉपर्टी है. ये देखिए 62 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. If magnetic monopole existed, then which of the following Maxwell equation will be modified? तो magnetic monopole exist करेगा तो of course divergence of B won't be zero. Divergence of B would be somewhat like say mu naught, or it would be rho m, where rho m could be the volume density of magnetic monopoles. Volume density of magnetic monopoles. और अगर ये मैग्नेटिक मोनोपोल मूव करेगा, अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा, तो there can be a case where magnetic monopoles would be moving, like you have electric monopoles, charges. इलेक्ट्रिक चार्जेज जैसे रेस्ट पे होगा, ठीक है, कई बार वो मूव भी कर सकता है, वो मूव नहीं करता, ऑब्जर्वर मूव कर जाएगा तब भी वो मूविंग होता हुआ दिखेगा, ठीक है. सो इफ इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स आर मूविंग, इट गिव राइज टू व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. When electric monopoles are moving, the motion of electric monopoles give rise to what? Current. And the current is denoted by J. So that give rise to the magnetic field. तो अगर magnetic monopole move करेगा तो it will give rise to a somewhat a kind of magnetic current. It will give rise to magnetic current. And that magnetic current will give rise to electric field. जैसे motion of electric monopoles give rise to magnetic field. In the same way, the motion of electric monopoles will give rise to electric field. So you will have here something like this, Jm, where Jm is the magnetic current. ठीक है. So एक तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, एक ये मॉडिफाई हो जाएगा. हालांकि आपका आंसर में ये दिया होगा, लेकिन ये भी मॉडिफाई होगा, ध्यान रखिए. इट्स वेरी नैरो पॉइंट व्यू, नैरो व्यू है कि सिर्फ ये मॉडिफाई नहीं, ये भी मॉडिफाई होगा. एक नया टॉपिक भी आएगा, मैग्नेटोडायनेमिक्स. से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, वैसे एक टॉपिक आएगा मैग्नेटोडायनेमिक्स, वेयर यू विल रीड अबाउट द मोशन ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स. मोशन ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स. तो ये दो आंसर होगा, है ना. तो इसमें ये सही नहीं होगा, इसका एक सिंगल चॉइस तो नहीं है, इसमें दो आंसर सही होगा. ठीक है, ओके. व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी. When charge particle moves in a magnetic field, the force acting on charge particle is what? Force acting is QV cross P. And since this force is perpendicular to velocity, the work done by this force on the charge particle is going to be zero. So in that case, the kinetic energy won't change. Kinetic energy change nahi hoga. Kinetic energy will remain unchanged. राइट. इस मोमेंटम विल कीप ऑन चेंजिंग इस डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता रहेगा, इट विल मूव इन अ सर्कुलर मोशन, बट इसका काइनेटिक नहीं बदलेगा. क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय दीज फोर्सेस आर जीरो. दे आर कॉल्ड गाइरोस्कोपिक फोर्सेस. ऐसे फोर्स को जो विच डज नॉट डू एनी वर्क, इट ओनली डिफ्लेक्ट द डायरेक्शन, दैट्स कॉल्ड गाइरोस्कोपिक फोर्स. वन सच फोर्स इज कोरियोलिस फोर्स आल्सो. ठीक है. तो इट्स लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द लॉरेंज फोर्स. It will not do any work, so the kinetic energy will remain unchanged. Kinetic energy unchanged रह जाएगा. ठीक है. ओके. ये क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है? The relative permittivity of distilled water is 81. What is the velocity of light in the distilled water? देखिए velocity क्या होता है? Velocity of light is c by n. And n is refractive index mu r into epsilon r. So it's a non-magnetic medium, mu r will be equal to 1. So this is simply equal to ER, and this is ER is 81. So it will be 9 over here. So C by 9. So 3 into 10 to the power 8 by 9. Or it would be 3.3 into 10 to the power 7 meter per second.
So C is going to be the correct answer. C is going to be the correct answer. ठीक है, ये C आपका सही आंसर है. ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. Given below are two statements, one labeled as assertion, other as reason. ठीक है. All point inside the charged hollow spherical conducting sphere are at equal potential. Yes. The potential at every point inside the spherical shell is same as what you have on the surface. The electric field inside the charged hollow spherical conducting sphere is non-zero. नहीं, non-zero नहीं होता, zero होता है. जीरो होता है तभी तो ये इलेक्ट्रिक, क्योंकि अंदर किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने में यू डोंट हैव टू डू एनी वर्क. सो पोटेंशियल एवरी पॉइंट इनसाइड इज गोइंग टू बी जीरो जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड इज जीरो. तो ये तो गलत है आपका, ये सही है. सो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स. ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स. ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा जाता है. ये देखो क्या बोल रहा है. Time period of oscillation of charge in circuit containing inductance and capacitance C is, see, time period is this, sorry, angular frequency is this. So time period would be what? 2 pi by omega. So 2 pi LC. याद रखो ये सब. ये देखो क्या बोल रहा है. द सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड क्या होता है? L is mu n I B is this, B is mu n I, right? So L is n B A. Sorry, phi is so this is capital N is n into L, where n is number of turns per unit length and L is the total, and B is mu n I A, and that is equal to Li. So L is going to be mu n square AL. किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट? नो, करंट पे डिपेंड नहीं करता. करंट तो होता ही नहीं इसमें. करंट का टर्म होता नहीं है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? नो. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया? यस. इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन? नो. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. सी सही है. एक्सप्रेशन याद रखिए, ठीक है. एक्सप्रेशन याद रखिए. ओके, ये क्वेश्चन देखो. सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर wound uniformly with 3000 turns of the wire. The wire carries current of 10 ampere. What is the magnetic field on the axis of solenoid? B is what? B is mu n I. Mu is 4 pi into 10 to the power minus 7. N is number of turns per unit length. So number of turns in 1 unit of length. So 3000 है आपका नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ आपका 0.3 मीटर है. सही यूनिट में वर्क करेंगे. I is 10 एम्पियर. 10,000 रहेगा ना. 10,000 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 4 1 5 2. कितना आ जाएगा ये? 3.14 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 14 चौके 56 और 4 है 12. So 0.126 टेस्ला. 0.126 टेस्ला हो जाएगा. ठीक है, सही है. ओके, ये देखो क्या बोल रहा हूं. What will be the potential field due to a dipole of dipole moment 4.5 into 10 to the power minus 19? ये गलत है. मतलब वो क्या बोलता है वैल्यू, इसको मैंने किया था तो
एडिट नहीं करवाया था। ये आपका वैल्यू है 10⁻⁻10। एक कूलम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है। हाँ, ये हम सॉल्व कर रहे थे, हमको एरर हो गया था, ठीक है बाकी है ना। 10⁻10 कूलम मीटर, Q इंटू एल होता है ना जी, Q इंटू 12, तो कूलम मीटर। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल along its एक्सिस। ये देखो, ये आपका डाइपोल हो गया, ठीक। And if you have mechanical theta with the axis, V is given by P cos theta upon 4 pi r square. अब एक्सिस के लॉन्ग जाएंगे तो थीटा गोज टू 0, सो V would be simply P cos 0 is 1, so P upon 4 pi epsilon naught r square. तो इसको इवेल्युएट करो आप। So if you evaluate V, this is P upon 4 pi epsilon naught r square. So 1 by 4 pi epsilon naught 9 to 10 to the power 9, and P is given to you 4.5 into 10 to the power minus 10 coulomb, and distance is 1 meter. So 4.5 into 9 is how much? 405 होता है ना, 45 गुने 9, 450 में से 45 घटाएंगे 405, 40.5 into 10 to the power minus 1 और 4.05 वोल्ट। ये तो सही है, 4.05 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। 4.05 वोल्ट तो एक दो आंसर ना उससे रिलेटेड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या आएगा? एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी माइनस dV by dF. So this would be 2p upon 4 pi epsilon naught r cube, ये हो जाएगा twice into 9 into 10 to the power 9। तो 4.05 into 2, 8.1। ये आंसर, A is going to be the correct answer. A is going to be the correct answer. ठीक है, इसका आंसर A हो जाएगा। ये देखो क्या बोल रहा हूं, कैपेसिटर में क्वेश्चन लग रहा है। देखिए, a parallel plate capacitor consists of two square metal plates 5 cm of side and separated by 1 cm. A sulfur slab of thickness 5 mm is placed on the lower plate, which is what will be the capacitance of the capacitor? तो ध्यान दो, आप सिंपल एक फार्मूला याद रखो, बहुत फेमस है। ये कैपेसिटर प्लेट है, ऐसे वर्टिकल ड्रा किया है, क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल बोला है। अब बीच में कहीं भी हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक आपका पहला प्लेट से चिपका हो या दूसरा प्लेट से चिपका हो या बीच में कहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। द कैपेसिटेंस इज गोइंग टू बी सिंपली एप्सिलॉन नॉट A, if suppose D is the gap width and suppose T is the thickness of the glass, the dielectric, it is D minus T plus T upon epsilon r। ये फार्मूला है, याद रखिए, ये फार्मूला है। इसको ऐसे कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्वेश्चन में जो दिया है उस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है बताओ? एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 to the power minus 12। एरिया कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर साइड है, तो 5 गुने 5 25 गुने, अगर ऐसा यूनिट कन्वर्ट करोगे तो 10 to the power minus 4। D is what? D is 1 centimeter, so 0.01 meter minus T. T is how much? Thickness is 5 millimeters, so 0.005 meter plus 0.005 upon epsilon r। epsilon r is how much? 4। अब ये निकालना होगा आपको, you have to find out this one। So if I find out, let me find out, 8.85 गुने 25 भागा 0.01 minus 0.005 plus 0.005 भागा
4 35,400 गुने 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 8, यानी नहीं 12 हो गया ना, सो 3.54 इंटू 10⁻12 हो जाएगा, 3.54 इंटू 10⁻12 फैराड, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला ये याद रखो, ये हम थ्योरी में सब डिराइव भी करवाए हैं जब पढ़ाए हैं तो, ठीक है, कैसे आता है वो सब बताए हैं लेक्चर्स में जो बनाया ना थ्योरी का, उसमें है। ये देखो क्या बोल रहा, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस 0। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, यू डोंट exchange heat, you don't exchange heat, so no entropy change। ये देखिए क्या बोल रहा, the RMS speed of hydrogen atom at room temperature 300 Kelvin is 2000 meter per second। What is the RMS speed of hydrogen atom on the surface of the sun where temperature is 2 into 10⁶ Kelvin? देखो VRMS is what? VRMS is 3 kT by m। So you see VRMS depends on square root of temperature। तो 2000 आपका किस में है, 300 केल्विन पे, तो आपको इतना केल्विन पे चाहिए, तो पहले तो भागा दे दो 2000 से, सॉरी 300 से, 300 केल्विन से, 300 केल्विन रूट से, गुना कर लो इससे, है ना, ये कितना आ जाएगा बताओ, 2/3 गुने, so it is 2000 2 लाख, सी होगा आंसर, और तो कुछ होगा नहीं। अंडर रूट गुने 2 लाख, वही 1,63,299, सीट भी करेक्ट, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल। ये देखिए क्या बोल रहा हूँ, इन ए Fermi स्टैटिस्टिक्स पार्टिकुलर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड ओबे पॉलीस्फीयर प्रिंसिपल विद हाफ इंटीग्रल स्पीड, सही है ये, इनडिस्टिंग्विशेबल इंटीग्रल स्पीड एंगुलर मोमेंटम, नो ये तो बोसोन होता है, बोसाइड से होता है, डिस्टिंग्विशेबल इंटीग्रल स्पीड नहीं, इंटीग्रल स्पीड होता ही नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल डू नॉट ओबे पॉलीस्फीयर प्रिंसिपल, नो, बोसोन से केस में ऐसा होता है, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज रिलेशन टू बॉयल्स टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज बेसिकली 8/27 इंटू TB, कहाँ दिया हुआ, अच्छा इसको उलट के दिया है, TB = 27/8 इंटू TC, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, सब निकाला, ये सब डेरिवेशन है ये सब का, ठीक है, हाँ ये सब देख लो आप, क्या हम बताएं, अच्छा फार्मूला बेस्ड सब क्वेश्चन है। ये देखो क्या बोल रहा है, what is the change in entropy when 10 gram of ice at 0 degree centigrade is converted into water at the same temperature? Latent is 80 calorie per gram। देखिए change in entropy is what? Change in entropy is, so temperature remains constant, ice में convert करेगा तो 273 हो जाएगा, तो हीट एक्सचेंज कितना हो जाएगा, DQ कितना हो जाएगा 10 ग्राम, और 80 कैलोरी पर ग्राम जो है उसमें लेटेंट हीट होता है, डेल्टा Q विल बी व्हाट, L इंटू M, M इंटू L, तो 800/273, यानी बी आंसर हो जाएगा, है ना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो क्लियर दिख रहा है ना,
B is going to be the correct answer. B is going to be the correct answer. Okay? आगे चलते हैं. 75 हो गया हम लोग का. Now 76. ये देखिए. 5 Carnot engines operate between reservoir temperature. अच्छा. Arrange the engine according to decreasing efficiency. Choose the correct sequence. तो पहले highest efficiency, उसके बाद ऐसे का घटता हुआ. तो कार्नोट इंजन जो है, you have 2 reservoirs. एक कौन लोग बोलते हैं सोर्स, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं सिंक. और इसके बीच में कार्नोट इंजन फंक्शन करता है. यहाँ से हीट लेता है, यहाँ हीट देता है, और जो डिफरेंस है वो वर्क में कन्वर्ट करता है. So this is T1 and this is T2. तो efficiency is given by 1 minus T2 by T1. ठीक है, where T2 is the temperature of the sink and T1 is the temperature of the source. जहाँ से हीट लेता है उसको सोर्स बोलते हैं, जहाँ हीट रिजेक्ट करता है उसको सिंक बोलते हैं. तो ये आपका ये सब जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो सिंक का टेम्परेचर, ये सब सोर्स का टेम्परेचर है. तो अगर इफ यू वांट दिस टू बी हायर, दिस मस्ट बी लो. जिसका ये सबसे कम होगा उसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हाई होगा. जिसका ये वैल्यू सबसे कम होगा, T2 बाई T1, जिस इंजन का सबसे कम होगा उसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा. तो T2 बाई T1 का वैल्यू निकाल लो. T2 बाई T1 यहाँ पे क्या है, 1/5. 1/5 मतलब 0.2. ये कितना है, 2/5. 2/5 मतलब 0.4. ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4/5. 4/5 मतलब 0.8. ये 2/8 हो गया, मतलब 1/4 0.25. ये हो गया 2/4 0.5. तो जिसका ये T2 बाई T1 सबसे कम होगा उसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगा. मतलब जो A का एफिशिएंसी है that will be more than the efficiency of D, और D का एफिशिएंसी B के एफिशिएंसी से ज़्यादा होगा, B का एफिशिएंसी E के एफिशिएंसी से ज़्यादा होगा, और E का एफिशिएंसी C के एफिशिएंसी से ज़्यादा होगा. ADBEC, ADBEC. ठीक है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी A का और सबसे कम C का. ठीक है, क्लियर है ये चीज़. ओके. ये तो देखो फेमस थ्योरम है, लॉ है, तो याद ही रखना पड़ेगा इसमें. तो डेरिवेशन क्या, ये याद रखना पड़ेगा आपको. ये आंसर होता है इसका. दिस इज द आंसर. C1 C2 आर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर. हाँ, यही होगा. ये याद रखिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस. इसमें कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है. एग्जाम में तो डिराइव कर नहीं सकता ना, याद ही रखना पड़ेगा. ये देखो क्या बोल रहा है, बोथ आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइड ऑन आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल. हाँ ठीक है, आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल दैट डू नॉट ओबे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. यस, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो ओबे नहीं करता है. यस, आइडेंटिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल तो फर्मियोन भी हो सकता है, बोसोन भी हो सकता है. तो फर्मियोन पे अप्लाई नहीं करते हैं हम लोग, सिर्फ बोसोन पे करते हैं. आइडेंटिकल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल दैट डू नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगा तो उसमें फर्मी स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा. ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल तो होता ही नहीं है. इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी तो प्राइमरी कंडीशन है. ठीक है, तो बी आंसर आ जाएगा इसका. बी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल पे जो है वो तो फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अप्लाई होगा. ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी होना चाहिए. क्वांटम स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स. ठीक है, ये देखिए 79 क्वेश्चन नंबर. Given below are two statements. The law of conservation of linear momentum invariant to Gaussian transformation. Yes. Law of conservation energy invariant to Gaussian transformation. Yes. Gaussian transformation invariant होगा. The classical non-relativistic mechanics, all the laws are invariant under Gaussian transformation. When you go to relativistic mechanics, then they become they are not invariant under Gaussian transformation. तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है. दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. ये देखो क्या बोल रहा है,
What is the kinetic energy of electron in the lowest energy level of H atom? H atom या H like atom का अगर P का बात करें तो P is basically given by Me4 upon और जो Ke होता है that is given by not minus plus ये होता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो P है वो Ke का डबल होगा। मैग्नीट्यूड वाइज जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो Ke का डबल हो जाएगा, ठीक है। और एनर्जी जो होगा दैट विल बी P plus Ke and that will be given by if you add it you have Me4 upon 8n square h square epsilon naught square ये आएगा, ठीक है। तो आपका ये जो H एटम में सारा वैल्यू पुट कर दोगे तो इट इज गोइंग टू बी दिस। तो लोएस्ट एनर्जी में लोएस्ट एनर्जी कम्स अंडर n इक्वल टू 1, सो E इज -13.6। और अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ K। मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ K। पोटेंशियल एनर्जी बल्कि डबल हो जाएगा। अगर ये -13.6 है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी ट्वाइस ऑफ इट 27.2 -27.2 बट Ke विल बी 13.6। Ke जो होगा वो 13.6 ही होगा, ठीक है। Ke विल बी 13.6। इसे याद रखो, ठीक रहेगा, है ना। ये देखिए white dwarf star has volume V and contains n electrons, so that density of electron is this, the temperature is 0 Kelvin, what will be the expression of average energy of electron in the star। ये famous question है, देखिए आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़। the answer is this basically, ठीक है। ये टर्म याद रखो in fact, ठीक है। ये this is called 3 pi square n to the power 1/3 is called Fermi vector, ठीक है। So it is basically 3h square kf square by 10m। ये याद रखिए, समझ रहे, ये चीज याद रखो। B is the correct answer। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर याद होगा तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। याद होगा तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सारा है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होगा। जब काइनेटिक एनर्जी आपका रेस्ट मास एनर्जी मतलब 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहेगा तब तुम लगाना वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसमें नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ही यूज होगा, मतलब Ke इज गिवन एज P स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। अब मान के चलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन है, so P is going to be 2m into kinetic energy। तो आपका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा that is given by h upon P। so h upon P means वैल्यू निकाल लो। h का वैल्यू 6.63 into 10 to the power -34 हो गया, ठीक है। और मास इज व्हाट, मास इज 9.1 into 10 to the power -31 and Ke is 100 electron volt, so 1 electron volt has got 1.6 into 10 to the power -19, okay। तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल कम एज, ये जोड़े गुना करेंगे तो 31 और 19 हो गया 50 और ये 2 घट जाएगा 48, तो 6.63 into 10 to the power -34 plus 24 -10, मतलब 10 to the power -48 बाहर निकलेगा, 10 to the power -24 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 to the power 24 हो जाएगा, 10 to the power -10 हो गया। और अंडर रूट में क्या रह जाएगा, 2 गुने 1.6 मतलब 3.2 into 9.1। इसको निकाल लो एक बार। वैल्यू निकाल लिया जाए, 6.63 भागा अंडर रूट 3.2 गुने 9.1
1.22 इंटू 10⁻10, मतलब पिकोमीटर में करोगे 122 पिकोमीटर हो जाएगा, 122 पिकोमीटर, तो 120 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, समझ लो, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। ये देखो 83 क्वेश्चन नंबर, a metal has work function W naught equals to 3.3 into 10⁻19 joule. What should be the minimum frequency of the incident radiation that can remove electron from the metal surface? देखो इतना एटलीस्ट होना चाहिए कि अपने वर्क फंक्शन को एक्सीड कर पाए वो। एनर्जी शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर इक्वल टू द वर्क फंक्शन। ठीक है, इसके एटलीस्ट इससे बड़ा तो होना ही चाहिए। एनर्जी ऑफ फोटोन इज h nu and the work function is W naught, right? So nu has to be more than work function upon h. So that is your nu min. This is going to be a nu min. अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है तो, ठीक है। So nu min is going to be simply work function upon h, 3.3 into 10⁻19, and this is h is 6.63 into 10⁻34, यानी ये आ जाएगा, ये तो कम से कम दुगना है, करीब है, तो 5 इंटू कितना है, 10⁻15 हो गया जी, तो 14 हो जाएगा, क्योंकि इधर हमने 10 ले लिया ना, वापस 10/2 कर दिया है, तो 5 इंटू 10⁻14 हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻14 हो जाएगा। ठीक है, घुस गया कान में। ठीक है, ओके, क्लियर है। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, 84 नंबर क्या बोल रहा है। Consider inertial frame S dash moving at speed c/3 away from the inertial frame S. यहाँ पे आपको S inertial frame है, ये S dash frame है, और S dash जो है S के रेस्पेक्ट में c/3 वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। ठीक है, as observed from S dash, a particle is moving with c/3 in y dash direction. The speed of particle as seen from S will be, अच्छा, तो एक काम करो, इसको मान लो जिस फ्रेम में वेलोसिटी नोन है उसको मान लो तुम S1 फ्रेम, और जिस फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है उसको मान लो S2 फ्रेम। ठीक है, S2 फ्रेम, जिस फ्रेम वेलोसिटी नोन है उसको मान लो S1 फ्रेम, और जिस फ्रेम वेलोसिटी निकालना है उसको मान लो S2 फ्रेम। एंड सपोज Vx, Vy, Vz is the velocity in S1 frame, and Vx dash, Vy dash, Vz dash is the velocity in S2 frame, then the relation goes like this. सिमिलरली Vz डैश भी है, 2 डायमेंशनल है ना, तो Vz नहीं लिख रहा है। ठीक है, अब V क्या है, V इज द वेलोसिटी ऑफ S2 फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू S1 फ्रेम। V इज द वेलोसिटी ऑफ S2 फ्रेम, जिस फ्रेम वेलोसिटी नोन है उसमें हम लोग उसको S1 फ्रेम मान लिया, और उसमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को Vx, Vy, Vz मान लिया। जिस फ्रेम वेलोसिटी निकालना है उसको S2 फ्रेम मान लिया, और उसमें वेलोसिटी Vx डैश, Vy डैश, Vz डैश मान लिया। ठीक है, अब V क्या है यहाँ पे फॉर्मूला में, V इज द वेलोसिटी ऑफ S2 फ्रेम जिसमें निकालना है with respect to S1 frame, and this velocity is taken as positive if S2 moves with respect to S1 towards right, and this is taken as negative if S2 moves with respect to S1 towards left. तो अब देखो S2 जो है S1 के रेस्पेक्ट में किधर जाएगा, S2 जो है S1 के रेस्पेक्ट में c/3 से लेफ्ट में जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, यानी यहाँ पे जो V लेंगे आप, that will be taken as -c/3। समझ में आ रहा है आपको? V is the velocity of S2 frame with respect to S1 frame.
So if S2 frame moves with respect to S1 frame towards right, you take V as positive, and if S2 moves with respect to S1 frame towards left, you take V as negative. ठीक है, अब आपका यहाँ वेलोसिटी क्या दिया हुआ है S1 फ्रेम में, Vx is c/3 लिखा है ना, as observed from S dash particle moves with c/3 in y dash direction, तो यानी Vx 0 है और Vy जो है c/3 है, Vy c/3 है, निकालो यहाँ पे, और V जो है -c/3 हो गया, तो Vx क्या हो गया, Vx is 0 minus c/3 upon 1 minus Vx is 0, so it is c/3 हो गया एक तो वेलोसिटी Vx dash S2 फ्रेम में, S2 frame is basically S frame for the question. अब Vy क्या है, Vy is c/3, 1 minus c/3 तो 1/9 हो जाएगा, and 1 minus 0 यानी हो गया c/3 और 8/9 है, 8/9. So the net velocity in S frame is going to be अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा, ये हो गया c²/9 और ये हो गया 8c²/81, जोड़ोगे तो 81, 9 में 81 और 9 8, यानी अंडर रूट 17/81 सी, यानी 17/9, बी आंसर हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन अच्छा था, इस पूरे पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक यही रहेगा, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, स्टैंडर्ड भी था। समझ में आ रहा है जी? लास्ट से क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहा है हमको। ये देखो क्या है, what will be drift velocity Vd of free electron in copper wire whose cross section area A is 1 millimeter square and wire carries 1 ampere. Assume that each copper atom contributes 1 electron in the electron gas. Density of copper is given to you and atomic mass of copper is given to you and AM1 AMU का वैल्यू दे रखा है। देखो करंट क्या होता है, करंट इज NEAVD, VD निकालना है तुमको। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1 यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, 8.94 इंटू 10⁻3, ये 1 यूनिट वॉल्यूम का मास हो गया। और इसमें कितने मोल्स ऑफ कॉपर एटम, इतना केजी हो गया ना, केजी हो गया, इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये और गुना हो जाएगा, इतना ग्राम हो गया, और 63.5 ग्राम में 1 मोल होता है, ठीक है, 1 यूनिट वॉल्यूम का ये मास हो गया ग्राम में, और इतना ग्राम में 1 मोल ऑफ कॉपर होता है, तो इतना नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर इन 1 यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इन 1 यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और 1 मोल में आपका 6.023 इंटू 10⁻23 कॉपर एटम होता है, और एक कॉपर एटम 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये कितना बन जाएगा देखो, 8.94 गुने 6.023 और 63.5 और गुने 10⁻, कितना हो गया जी, 23 3 26 और 3 29, ये आपका n हो गया। तो VD डिफ्ट वेलोसिटी क्या बन जाएगा, I अपॉन NEA, तो I is given to you, I is 1 ampere and N is 8.94 गुने 6.023 गुने 10⁻29 और ऊपर चला जाएगा 63.5, ये तो n हो गया। E जो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 हो गया, और एरिया जो हो गया, एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻6 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है जी। या सो दिस इज गोइंग टू बी 63.5 8.94
6.023 और गुने 1.6 और 10 वाला फैक्टर कितना हो जाएगा 19 और 6 25 और ये 29 4 10 पर -4 हो गया ऊपर में। ठीक है, अब ये चेक कर लो कितना आ रहा है। ठीक है ना, हाँ, ठीक लग रहा है। ओके 63.5 सॉरी 63.5 भागा 8.94 गुने 6.023 गुने 1.6 0.73 हो गया ना। यानी अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो 7.37 इंटू 10⁻⁵ ये आंसर 7.4 इंटू 10⁻⁵ फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल। ठीक है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा हो भी ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है। ये सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर सकता है। कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट, नो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। Diffraction pattern can be explained on the basis of particle nature of light, no wave nature of light। देखो कॉम्पटन इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पेयर प्रोडक्शन ये सब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट शो करता है और डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वेव नेचर है, हो गया उल्टा बोल रखा है। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज फॉल्स। ठीक है, हाँ ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज रिलेशन विद हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट इज ln 2 by lambda होता है 693 सॉरी। सो हाफ लाइफ इज तो पता ही है, इजी है तो। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर हाइड्रोजन लाइक एटम इन ए हाईली एक्साइटेड स्टेट n अराउंड 400। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ these atom for transition to adjacent level in the range, मतलब बहुत हाईली एक्साइटेड स्टेट में है तो यूजुअली क्या होता है, यू हैव Sc by lambda equals to En plus 1 minus En, और यू कैन से En माइनस, अगर nth लेवल से n माइनस 1th लेवल तक ट्रांजिशन करेगा तो लैम्डा जो वेवलेंथ इमिट होगा वो ये रिलेशन फॉलो करेगा। En इज व्हाट, En इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर एंड En माइनस 1 इज विथ माइनस साइन, ये हो जाएगा ना, या फाइन। सो दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी Sc को भी जो है ना ऐसे लिख दो, क्या होता है 1240 EV नैनोमीटर, इधर भी EV इधर भी EV, आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या 1 बाई होना है, क्या आएगा भाई ये आ जाएगा 1 अपॉन n इज वेरी लार्ज
So 1 minus 1 by n to the power minus 2 minus 1. So this will be 13.6 upon n square. ये आ जाएगा approximately 1 plus 2 by n. हायर टर्म नेगलेक्ट कर दो. So it will be 27.2 upon n cube. And here you have 1240 EV nanometer upon lambda. ये भी EV में आ जाएगा. ठीक है. So and n lies in the range of 400. So your lambda is going to be 1240 गुने n क्यूब, मतलब 400 का क्यूब अपॉन 27.2. ये आंसर आपका नैनोमीटर में आएगा. ये आंसर आपका नैनोमीटर में आएगा, क्योंकि एच सी इज 1240 ईवी नैनोमीटर. तो ये कर लो जरा, क्या आ रहा है देखो. 1240 गुने ये कितना आ जाएगा, 64 गुने 10⁻⁶. अब भागा इन्हीं आ गया 2917 गुने 10⁻⁶ नैनोमीटर, यानी 2.917 मीटर हो गया एक तरह से. ये मीटर के रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में आएगा. इट विल बी इन द रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में आएगा. समझ आ रहा जी? क्लियर है? ठीक है. ये देखो क्या बोल रहा है. What is the mean lifetime of a radioactive substance of which the decay constant is this? Mean lifetime is given by this 1 by lambda. So it is 1 by 4.28 10⁻⁴ years, यानी कितना आ जाएगा भाई, 10/4.28. डी आंसर आएगा. $2336 years. ये आंसर सिंपल फार्मूला बेस्ड है. ठीक है. ये देखो 90 नंबर क्वेश्चन. The dispersion relation for electromagnetic wave traveling in plasma is given by this. Cn omega p is constant. In the plasma group velocity will be. देखो ओमेगा आपको दे रखा है. ओमेगा इज c स्क्वायर k स्क्वायर माइनस ओमेगा p स्क्वायर. ओमेगा p है बेसिकली. ठीक है. सो फेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई k, दैट इज c स्क्वायर k स्क्वायर माइनस ओमेगा p होल स्क्वायर अंडर रूट बाई k. अब vg क्या होता है, इस d ओमेगा बाई डी के. तो यह जाएगा 1/2 c स्क्वायर k स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर k जाएगा. अब ये कितना आ जाएगा, c स्क्वायर अपॉन ये क्या है, जैसे 1/Vp. So you have Vg equals to c square by Vp. So group velocity is inversely proportional to phase velocity. Group velocity is inversely proportional to phase velocity. This is very famous. Vg into Vp is c square. This is very famous. समझ रहे हैं, बिना सॉल्व किए भी आप कर सकते थे. But you must know how to, मतलब ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सिंबल मैच करने बोल रहा है. फिगर में कुछ हमको एरर लग रहा है, क्योंकि 1 और 2 का सेम दे रखा है. इसको सही करो. ये नहीं है. ठीक है. नैंड गेट, ये नैंड गेट है. नॉर गेट, ये नॉर गेट हो गया. एक्स नॉर गेट ये हो गया, और जार गेट ये हो गया. सो ए गोज टू 3,
B goes to 4, ठीक, and C goes to 1, A goes to 3, B goes to 4, C goes to 1 and D goes to 2. ये आंसर हो जाएगा. C is going to be the correct answer. C is going to be the correct answer. ठीक है. ये देखिए, व्हाट इज दिस, आउटपुट पूछ रहा है. देखो ये एक्स वाई है तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई बार, और ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई बार बार, क्योंकि बार ही लगाता है, बार बार गिव्स यू एक्स वाई ओनली. तो एक तरह से एंड गेट हो गया, एंड गेट हो गया. क्यों लिखो इसको, थीटा नहीं लिखा था, क्यों लिखा था. तो दिस इज लाइक, ये जो नॉट है और यहाँ नॉट है, नॉट नॉट नलिफाई ईच अदर, सो इट रिमेन्स ऑर गेट, इट रिमेन्स ऑर गेट. ठीक है. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द रेडिएशन फ्रॉम एक्सरे मशीन विद एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 50,000 वोल्ट. देखिए, when you accelerate something with this voltage, the energy becomes EV, and that is SC by lambda. SC by lambda, right? So shortest wavelength would be SC by EV, right? SC क्या हो गया, 1240 EV नैनोमीटर, और यहाँ कितना हो गया, 50,000 EV. क्या आंसर आ जाएगा, 1240 भागा 50,000. एंगस्ट्रॉम में करोगे तो आ जाएगा 0.248 एंगस्ट्रॉम. ये आ जाएगा. बी वुड बी द करेक्ट आंसर. इसका बी सही आंसर आ जाएगा. ठीक है. ये क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस इफ इलेक्ट्रॉन स्पिन इज 3/2. बोर लेवल बदलेगा नहीं, बोर लेवल comes from the Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation does not take into consideration the spin part. Size of atom will change, no. The energy will change, yes. अब देखो जो 3/2 हो जाएगा तो allowed value of ms would be what, -3/2, -1/2, 1/2 and 3/2. अब जो एक इलेक्ट्रॉन, ये बोर एटम का बात करें तो जहां पे पहले सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता था, अब यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अब ये अलग अलग पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल विल अप्लाई, एंड पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल विल अकोमोडेट नाउ 4 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल with one having ms equal to -3/2, एक -1/2, 1/2 एंड 3/2. पहले माइनस ऑफ प्लस ऑफ करके 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे, क्योंकि एक क्वांटम नंबर डिफर करना जरूरी है. ठीक है. तो आपका अब 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा. दूसरे सेल में आपका बल्कि जो है 4 चौका 16 हो जाएगा. मतलब कि अब जो है ना लोअर स्टेट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे, तो इन दैट केस द एनर्जी विल चेंज, क्योंकि अब लोअर शेल्स में ज़्यादा फील होंगे ना, तो एनर्जी जो है वो हायर हो जाएगा. इनफैक्ट एनर्जी विल बी, मतलब नेगेटिव को इंक्लूड करोगे तो लोअर हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड वाइज एनर्जी विल बिकम हायर. सो एनर्जी विल बी चेंजिंग. एटम विल बी स्टेबिलिटी, सॉरी एनर्जी विल चेंज, स्टेबिलिटी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. और आई हैव टू थिंक ऑन इट, बट एनर्जी विल चेंज ऑफ कोर्स, एनर्जी विल चेंज ऑफ कोर्स. ठीक है. क्लियर है. ऑपरेशन एम्पलीफायर, समिंग सर्किट यस, वोल्टेज रेगुलेटर नो, जीना डायोड यूज होता है, इंटीग्रेटर यस, डिफरेंशिएटर यस, क्लिपिंग सर्किट नो, डायोड्स यूज होता है. तो आपका आंसर है ए सी डी, सी आ जाएगा. करते हैं हम लोग इसको, किए भी है ना. ठीक है. ये देखो क्या बोल रहा है, वी कैन ज्वाइन पीएन जंक्शन बैक टू फॉर्म ए ट्रांजिस्टर. नहीं भैया, ये ऐसा नहीं बनता है ट्रांजिस्टर. इन्हें ट्रांजिस्टर इमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस, यस, मतलब एक्टिव मोड में. ठीक है. एंड बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, यस.
जब हम लोग यूज करते हैं एज ए एम्पलीफायर तो हम लोग इस तरह का जंक्शन का बायसिंग करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 सही है, 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो 97, we are approaching the end of this paper. Electrons are accelerated by 344 volt and reflected from the crystal. The first reflection maximum occur at the glancing angle of 30 degree. What will be the value of interplanar spacing of the crystal? देखिए Bragg's law tells that 2hkl sin theta is n lambda. First Bragg's diffraction बोल रहा है तो lambda लिख दो, n is 1. DHKL क्या हो जाएगा? Sin theta is what? Theta is 30 degree. So sin theta is 1/2. So 2 cancel हो जाएगा. So DHKL will be lambda only. और lambda यहाँ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का है ना. So it will be h upon p. और h is 6.62 into 10 to the power minus 34. And p is under 2 me. मास आपका 9.1 into 10 to the power minus 31 हो गया. Energy is electron volt, 1.6 into 10 to the power minus 19, and volt is 344. तो ये गुना हो जाएगा 10 to the power minus 31 और 10 to the power minus 19, ये हो गया 25. तो एक तरह से 6.2, इसको कैलकुलेट कर लो, 6.62 भागा अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 344, ये आ रहा है आपका 0.066, ये गुना होगा तो क्या बन जाएगा? 0.66 into 10 to the minus 10 मीटर, ये आ जाएगा, ठीक है, 0.66 into 10 to the minus 10 मीटर। ये देखो 98 क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं। ये क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज VI इन विच zener diode shown in फिगर कंडक्ट्स। VZ दे रखा है, PZ दे रखा है। सो PZ इज PZM है, बेसिकली है मैक्सिमम है, इज IZM into VZ. IZM is the maximum zener current. So IZM comes to be how much? PZM upon VZ. PZM आपका 1200 मिली वाट है और VZ 20 है, यानी 60 मिली एम्पियर IZM हो गया। So IZ vary from 0 to 60 मिली एम्पियर। IL कितना हो जाएगा? अगर कंडक्ट करेगा तो एक क्लैम्प कर देगा वोल्टेज को, इट विल बी क्लैम्प टू व्हाट? VZ. VZ is 20 वोल्ट। सो IL विल बी व्हाट? 20 वोल्ट अपॉन 1.25 किलो ओम, और 20 वोल्ट अपॉन 1.25 किलो ओम कितना हो जाएगा? 16 मिली एम्पियर, ठीक है। ये जो IR है, this IR is nothing but IZ plus IL, and VI is what? VI is, ये हो गया 0.22 किलो ओम, 0.22 किलो ओम। हम लोग मिली एम्पियर में करंट लेते हैं और वो किलो ओम में वोल्टेज लेते हैं। IR 0.22 इंटू IR, IR is IZ plus IL, प्लस 20 वोल्ट, यही हो गया ना। मतलब फार्मूला ये आ जाएगा, किरचॉफ लॉ लगाओगे तो IR इंटू R माइनस VZ इक्वल टू 0, ऐसे आएगा। सो VI इज गोइंग टू बी दिस, IR इज गोइंग टू बी IZ प्लस IL। अब यहां देखो, IL तो आपको मिला हुआ है, तो IZ वेरी करेगा। IZ जो है आपका 0 एम्पियर टू 60 एम्पियर तक जा सकता है,
तो अगर 0 एम्पियर लेंगे तो यू विल गेट वी आई मीन। वी आई मीन आपका आ जाएगा व्हेन यू पुट आई जेड इक्वल टू 0 यू गेट वी आई मीन। तो 0.22 गुने 16 23.52 आपका वी आई मीन हो गया। एंड वी आई मैक्स विल बी व्हाट 16 प्लस आई जेड इज आई जेड एम 60। आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दोगे तो वी आई मैक्स आ जाएगा। तो 60 प्लस 16 इज 76 इन 0.22 प्लस 20 36.72। तो 23.52 से 36.72 तक वेरी करेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। फेज स्पेस में यू हैव एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड एक्सेस, एक्स वाई जेड एक्सेस और मोमेंटम एक्सेस भी होगा पी एक्स पी वाई पी जेड एक्सेस। तो टोटल डायमेंशन 6 डायमेंशनल स्पेस हो जाएगा। अगर हम लोग क्लासिकल सिस्टम 3D स्पेस का बात करें तो 6 डायमेंशनल स्पेस हो जाएगा फेज स्पेस। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प RF एंड R1 इज गिवन टू यू। देखिए VO जो होता है ये होता है नॉन इन्वर्टिंग केस में। तो RF क्या हो गया, RF हो गया 500 किलो ओम और RI हो गया 100 किलो ओम गुने VI इज 2 वोल्ट। 2 छक 12 वोल्ट जाएगा। ठीक। तो देखिए बहुत सिंपल पेपर आ रहा है। ठीक है। तो लेकिन मुश्किल यह है कि सिंपल पेपर आएगा तो मतलब उसमें कंपटीशन हाई हो जाता है और अच्छे बच्चों को उतना एज नहीं रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो उनको कोई फायदा नहीं है। तो सिंपल पेपर इज नॉट गुड फॉर दोज हु हैव प्रिपेयर्ड वेल। बट ठीक है, चलो when the paper is simple you cannot afford to commit lot of mistakes। बहुत ज़्यादा मिस्टेक कमिट नहीं कर सकते ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर। 2023 का लास्ट ईयर पेपर ये आया था, 2022 का पेपर भी डाल ही रखे हैं। ठीक है। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।